नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स के वन शॉट सीरीज में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम लोग ऊंचाई और दूरियां भी निकालते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी भी है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस चैप्टर का जो है 3 वीडियो आने वाला है। पहला जो वीडियो होगा उसमें आप जानिएगा इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे कंसेप्ट और जो आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्या है मेरे दोस्त, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। सेकंड जो वीडियो होगा मेरे दोस्त, जिसमें हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा वीडियो क्या होगा, तो तीसरा वीडियो में होगा हमारे दोस्त टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा एग्जाम के लिए? बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये होगा आपका 3 वीडियो आने वाला है लगातार, बैक टू बैक तीनों वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल्स में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पता चलता है कि ये जो चैप्टर है इसमें त्रिकोणमिति का ही यूज होने वाला है। अनुप्रयोग का मतलब है कि त्रिकोणमिति का इसमें यूज होगा। इसका मतलब है कि अगर आप पीछे का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 था, उसको हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ा रखा है। आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये रहा आपका थंबनेल का लोगो, तो ये वीडियो आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का यूज है। तो बिना त्रिकोणमिति अच्छे से जाने इस चैप्टर को आप समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और आगे चलते हैं हम इस टॉपिक पे। इस टॉपिक में सबसे पहले हमको जानना होगा कुछ ऐसे टर्म जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। तो टर्म हमारा सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या है, ठीक है, और आगे भी हम जानेंगे कि अवनमन कोण क्या है। इस 4-5 जो टर्म है उस टर्म को पहले समझ लेते हैं। इसके बाद जितने भी इसमें एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल को भी प्रयास करेंगे सोल्व करने का, और जो कंसेप्ट हमारा पिछले चैप्टर का इसमें रिवाइज होगा उस कंसेप्ट को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि आपका जो कोई है महिला मित्र, वो जा रही है किसी मार्केट में या कहीं पे घूमने जा रही है। वो घूमने जाती है तो सबसे पहले उसको एक पतंग उड़ता हुआ दिखता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ये जो पतंग को देख रही है ये बालिका, ये जो पतंग को देख रही है और अपने जो हाइट के समान एक लाइन है, इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। मान लीजिए इसका हाइट ये है, तो इस हाइट के समरूप एक लाइन ये बनेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। जब भी क्षैतिज स्तर बोले तो जहाँ से हम देखेंगे उसके सामने जो लाइन बनता है उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ जो बालिका है वो ऊपर से देख रही है, तो ऊपर से देख रही है तो इसके सामने एक लाइन बना, इस लाइन को यह क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अब इस लाइन से नीचे देख रही है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा के जो सीधे लाइन बनेगा दृष्टि रेखा, अगर नीचे से कोई देख रहा है तो हम उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से कोई देखेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। तो आपका 3 बात क्लियर होगा यहाँ से। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, और आपका अवनमन कोण क्या होता है। तो इस तरीके से ये 4 डिफिनेशन है, चारों डिफिनेशन को याद रखिएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। दृष्टि रेखा, जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, वो जो रेखा बनती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। दूसरा, उस जहाँ से देख रहे हैं उसके सामने वाली जो लाइन होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। अगर कोई बंदी या बंदा नीचे से देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने जो कोण होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई बंदा या बंदी ऊपर से देख रही है तो उसके जो क्षैतिज स्तर है और दृष्टि रेखा के बीच में बने एंगल को हम बोलते हैं अवनमन कोण। तो ठीक इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब बात रहा कि इस चैप्टर में पिछले चैप्टर का कंसेप्ट क्या क्या यूज होगा। तो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़े थे दोस्त? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले बता दें कि वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट में हम यहाँ आपका रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे साइन थीटा। क्या पढ़े थे? साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी पार लेते हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल,
इसका नाम हम देते हैं ए, बी और सी। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इस थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके सटे हुए साइड को कहते हैं बेस, और जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जिसे हम हिंदी में लंब बटा कर्ण भी कहते हैं। दूसरा है कॉस थीटा जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस का मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तीसरा जो हमारा है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि हिंदी में बोले तो लंब बटा आधार। अब इसी तीन का उल्टा भी होता है, कौन कौन होता है? तो चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कि एच बाई पी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटा लंब। आगे सेक थीटा जो कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है यानी कि कर्ण बटा आधार। और लास्ट जो छठा रेशियो है कोट थीटा वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि बोले तो आधार बटा लंब। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही ये कैसे आता है, क्या इसका प्रूफ है, इस सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम टॉपिक पे। ये सारे कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए। पहला जो एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि मान लीजिए कोई एक धरती पर मीनार है जो कि इस तरीके से होगा, तो ये मीनार क्या है, खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब मीनार के निचला हिस्सा, तो मीनार का जो निचला हिस्सा है उससे 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है, कौन है? धरती की एक बिंदु। तो धरती की एक बिंदु हो गया, यहां से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कहेगा तो नीचे से लेते हैं, तो ये हो गया उन्नयन कोण। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई h है, इसका हाइट बताना है। आपको यहाँ पे भी फिगर एक दिख रहा है, देखिए ये जो फिगर है आपको दिख रहा है, ये हम आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, मीनार है। ये मीनार दिख रहा है ए से लेके बी तक, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो ए से बी मीनार की फिगर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि धरती की एक बिंदु है, तो धरती की एक बिंदु सी मान लेते हैं, ये सी एक धरती की बिंदु है। धरती की बिंदु सी से मीनार की पाद बिंदु जो कि बी है उसके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मीटर नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मीनार है मेरे दोस्त, इसका जो हाइट है h, इसको मान लिया है h, क्लियर बात। अब इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से जो एंगल बनता है, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पूछा गया है कि मीनार का हाइट क्या है। देखिए हमसे पूछा गया है मीनार का हाइट और दिया हुआ है आपका नीचे ये 15 मीटर बेस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर है मेरे दोस्त। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे थीटा जो कि 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। नीचे है 15 और यहाँ पे है h। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, ये जो 60 डिग्री है मेरे दोस्त, 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो h है उसको हम परपेंडिकुलर से तुलना कर सकते हैं। और ये जो सटा हुआ साइड है ये वाला 15 मीटर का, ये 15 मीटर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, तो ये 15 मीटर तो बेस हो जाएगा, तो ये आ गया बेस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको दो चीज़ें मालूम है, दो चीज़ का रिलेशन है, हमको निकालना है h, तो हम इसी दोनों का रिलेशन लेंगे। तो एक p है, दूसरा b है, तो p और b के रिलेशन से कौन सा त्रिकोणमितिक रेशियो बनता है, तो देखिए p और b के रिलेशन से बनता है, एक तो आपका tan थीटा और दूसरा बनता है कोट थीटा। इस दोनों में से किसी भी आप रेशियो को इस्तेमाल कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे p बाई बी जो कि होता है tan थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस।
अब परपेंडिकुलर बाई बेस है तो परपेंडिकुलर तो ए बी है और बेस है बी सी। क्लियर है। अब थीटा की जगह हमको लेना है 60 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है, तो ए बी तो आपको दिख रहा होगा कि h है, मीनार की हाइट यही तो है जिसको माने हैं h। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि माना मीनार की हाइट h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्लियर है, h मीटर है। वो h क्या है, तो ए बी है, तो ए बी को हमने h माना तो h लिख देंगे। बी सी कितना है, तो बी सी 15 है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता क्या है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, याद किए हैं, प्रूफ भी किए हैं। तो tan 60 डिग्री के नीचे लिख देंगे √3 बराबर h/15। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और h को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, क्यों नहीं तो 1 से, तो h इंटू 1 तो 1 हो जाए h हो जाएगा, तो h बराबर 15√3 मीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाए, यानी कि मीनार का जो हाइट होगा वो 15√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल को देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो बिजली का पोल है ये 5 मीटर ऊंचा है और इस पर कुछ खराबी आ गया है, तो एक मिस्त्री को ऊपर चढ़ के कुछ इसमें काम करना है। ठीक, फिर कहा गया कि जो शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक वो बिंदु पर पहुंचना चाहती है। ये पोल तो पूरा है 5 मीटर का, लेकिन जो मिस्त्री है उसको पहुंचना है 1.3 मीटर नीचे तक। यानी कि आप सीधा सीधी ना कहा कि तिरछा कहा गया है कि जो पोल की लंबाई है, सबसे पहले तो मान लीजिए कि कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं कि पोल की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा जो पोल है इसका पूरा लेंथ है 5 मीटर और जो मिस्त्री है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही पहुँचना है, यानी कि 1.3 मीटर ऊंचा पहुँचना है। कितना मीटर ऊंचा पहुँचना है, 1.3 मीटर नीचा। तो यहाँ पे देखिए कि जो पूरा है लेंथ कितना है, ए से लेकर बी तक, ए बी ये कितना लेंथ है, ये लेंथ है 1.3 मीटर। पूरा जो खंबा है जिसका नाम है ए डी, ए से लेकर डी तक, पूरा ए और यहाँ तक डी तक, ए से डी तक जो लेंथ है वो है 5 मीटर। और सीढ़ी लगा के पहुँचना कहाँ तक है, तो सीढ़ी लगा के पहुँचना है बी तक, बी से लेकर डी तक। तो बी से लेकर डी तक क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ बी है और यहाँ डी है, तो बी से डी का लेंथ सबसे पहले आप बताइए। तो देखिए बी और डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, अगर पूरे ए डी में से हम जब ए बी को घटा देंगे, पूरे ए डी में से जब हम ए बी को घटा देंगे, ये पूरा ए डी है ना, इसमें से ये वाला इतना दूर घटा देंगे तो यही ना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो निकल जाएगा फिर कौन सा, बी डी। तो ए डी में से ए बी घटा दीजिए, ए डी है कितना, ए डी हमारा है 5 मीटर और ए बी है 1.3 मीटर। 5 में से जब 1.3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3.7 मीटर। यानी कि ए बी से लेकर डी तक कितना आ गया, 3.7 मीटर। लिख दें क्या, 3.7 मीटर यहाँ बी से लेकर डी तक। क्लियर बात। आगे अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो आप दो रिलेशन हम निकाल सकते हैं, एक ये बी से लेकर डी तक बी डी का रिलेशन और ये बी से लेकर सी तक यानी कि बी सी का रिलेशन। ये दो रिलेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो जब इन दोनों का रिलेशन लेंगे, कौन सा रिलेशन, एक बी डी है और दूसरा बी सी निकालना है। बी सी ही तो सीढ़ी की लंबाई है ना, तो बी सी सीढ़ी का लंबाई है। तो बी सी निकालने के लिए बी सी और बी डी का रिलेशन लेंगे। अब बी सी और बी डी है क्या, तो देखिए ये जो 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है। तो बी डी क्या है, परपेंडिकुलर। और बी सी क्या हो जाएगा, तो बी सी हाइपोटेन्यूस है, यानी कि पी बाई एच का रिलेशन लेना है। तो पी बाई एच किस में होता है, पी बाई एच तो साइन थीटा में होता है,
यानी कि जो फार्मूला लगेगा वो साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि बी डी बाई बी सी इज इक्वल टू पी बाई एच। अब थीटा का जगह हमको लेना है कितना डिग्री दोस्त, तो थीटा का जगह लेना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर बी डी बाई बी सी। बी डी कितना है, तो बी डी है 3.7 मीटर और बी सी हमारा सीढ़ी की हाइट है। सीढ़ी की हाइट है तो इसको मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच। तो ऊपर में हमको लिखना भी पड़ेगा कि माना सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, यह h है। ठीक, अब देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको नीचे लिख देंगे √3/2 इज इक्वल टू 3.7 मीटर बटा h। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या और कुछ कहा गया है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा झुकाव पर अपेक्षित तक पहुंचा जाए, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से कितने दूरी सीढ़ी लगाना चाहिए, और √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हैं। तो पहले तो सीढ़ी की लंबाई निकालिए और फिर सी से डी का भी लेंथ निकालना है। तो सी से डी से तो सी डी का जो लेंथ है वो हम किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हैं। सी डी और बी सी का रिलेशन ले लेंगे, या सी डी और ये बी डी का रिलेशन ले लेंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो पहले तो हम एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। कहा गया है कि जो √3 का वैल्यू है वो आप 1.73 भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक्चुअल में हो जाएगा आपका 1.73 बटा 2 इज इक्वल टू 3.7 बटा एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इंटू 1.73, तो 1.73h इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7। अब ये 1.73 इधर जाएगा तो ये नीचे में आ जाएगा 1.73, कुछ इस तरीके से। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में हो जाएगा 7.4 और नीचे हो जाएगा 1.73। तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है तो ऊपर भी 2 डिजिट कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 17 यानी कि 4, फिर 68 बच जाएगा 6 0 60, तो 68 74, यानी कि इसका जो आपका आंसर है वो कुछ पॉइंट में आएगा और ये आपका हो जाएगा 4.28। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आएगा 4.28। यहाँ हम लिख देते हैं 4.28 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई आ गया, यानी कि एच का वैल्यू आ गया 4.28। ठीक है, अब आगे हम निकालते हैं सीढ़ी का लंबाई। तो सीढ़ी का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं एच बराबर, एच का मतलब सीढ़ी, तो एच कौन है हमारा, बी सी। तो बी सी जिसे हमने एच माना है वो आया है 4.28 मीटर। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए सी डी। तो सी डी चाहिए तो सी डी और बी डी का रिलेशन ले लेंगे। तो फिर से क्या करेंगे, पुनः किसका किसका रिलेशन ले लें, एक बी डी और दूसरा सी डी, बी डी बटा सी डी। अब बी डी क्या है, तो बी डी तो हमारा परपेंडिकुलर है दोस्त। देखिए बी और डी, थीटा का सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये सी डी क्या हो गया, बेस हो गया। तो पी बाई बी, ऊपर में पी और नीचे में बी। तो पी बाई बी क्या होता है, तो पी बाई होता है tan थीटा, तो ये tan थीटा का लग जाएगा। थीटा का जगह 60 डिग्री ही लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर बी डी बाई सी डी। तो बी डी कितना है, बी डी है 3.7 मीटर, 3.7 मीटर बटा सी डी मालूम नहीं है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 3.7 बटा सी डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 बटा √3। अब 3.7 बटा √3 का वैल्यू होता है 1.73, इस तरीके से। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.14 मीटर लगभग में। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सीढ़ी की लंबाई है, किसकी लंबाई है, पहला क्वेश्चन था कि सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया 4.28 मीटर, और सीढ़ी कितना दूरी पे लगेगा, तो ये 2.14 मीटर पे लगाएंगे। तो
तो सीढ़ी सही तरीके से लग जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 2.14 और यहाँ से लेके सीढ़ी का जो लंबाई है वो आया है 4.28। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ आपका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखें से चिमनी के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो बताना है कि चिमनी की ऊंचाई क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो प्रेक्षक का मतलब है कि जो चिमनी को देख रहा है वो कितना मीटर दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पे है। यानी कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का दूरी है वो 28.5 मीटर का दूरी है, जिसे हम CB भी कह सकते हैं। अब CB अगर यानी कि C से लेके B तक अगर 28.5 मीटर है तो D से लेकर इस E तक का भी तो डिस्टेंस 28.5 मीटर ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये जो प्रेक्षक है यानी कि जो बालिका देख रही है, किसको देख रही है, तो ये देख रही है चिमनी को। तो ये बालिका का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर इस बालिका का लेंथ है। यानी कि CD का जो वैल्यू है वो 1.5 मीटर है। अब चिमनी की ऊंचाई पूछा है तो हम मान लेते हैं कि चिमनी का ऊंचाई क्या है। देखिए चिमनी जो है, चिमनी को किससे डिनोट करेंगे, तो A और B इस फिगर में दिया हुआ है। तो AB चिमनी है, लेकिन AB के रास्ते में 2 लोग हैं। एक यहाँ A से लेके E तक का डिस्टेंस और E से लेके B तक का डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AB है वो AE प्लस BE है, BE है। और जो देखिए ये जो BE है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि CD बराबर BE होगा। वो कितना मीटर है, 1.5 मीटर। अब कैसे बराबर है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो CD है वो 1.5 मीटर की बालिका है, तो ये भी तो BE सेम ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम है। पूरा चिमनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, A से लेके B तक। लेकिन इस फिगर में हम देखें तो A से E तक ही निकल पाएगा, क्योंकि ये तो BE पहले से दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि प्रेक्षक 1.5 मीटर का है तो BE का लेंथ भी कितना होगा, 1.5 मीटर। तो BE नहीं निकालेंगे लेकिन AE निकालेंगे। अब AE देखिए, AE तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो AE का किससे रिलेशन ले लें ताकि हमारा निकल जाए AE। तो AE का रिलेशन हम नीचे वाले से ले लेंगे, क्योंकि ये तो हमको पता ही नहीं। अगर ये पता होता तो हम इससे रिलेशन ले लेते, लेकिन ये पता ही नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में हम रिलेशन लेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो का। तो ये नीचे जो है वो कौन है, CB, और CB के बराबर ही होगा कौन, ये DE। तो हम रिलेशन ले सकते हैं किसके किसके बीच, AE के बीच और DE के बीच। इन दोनों का रिलेशन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या है, पहले है AE और नीचे है DE। इस दोनों का रिलेशन लेंगे तो क्या आएगा, AE एक्चुअल में क्या है, अगर AE एक्चुअल में देखा जाए तो ये 45 डिग्री के सामने है। तो एंगल के जो सामने होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो AE हमारा एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर है। और DE यानी कि DE ये वाला लेंथ, तो DE एंगल से सटा साइड है, इस एंगल से सटा हुआ साइड है, इसीलिए ये वाला बेस है, यानी कि नीचे वाला बेस है। अब P/B क्या होता है, तो P/B होता है tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये tan थीटा का हम रिलेशन लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, tan थीटा बराबर AE बटा DE। AE का मतलब परपेंडिकुलर और DE का मतलब बेस। परपेंडिकुलर बेस बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। ये tan थीटा का रिलेशन आ गया। थीटा का जगह हम रखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AE हमको निकालना है, तो AE तो पता ही नहीं है, तो AE बटा DE। अब DE CB बराबर है तो DE का वैल्यू हो जाएगा 28.5। ठीक, अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, याद होना चाहिए आपको। याद नहीं है तो पीछे वाला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। तो AE बटा 28.5, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई और AE को नीचे 1 से मल्टीप्लाई, तो AE बराबर हो जाएगा 28.5। AE बराबर 28.5 और ये सब कुछ मीटर में है तो ये 28.5 मीटर आएगा। यानी कि AE का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन हमको तो बताना है चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी का ऊंचाई क्या होता है, तो AE प्लस BE। तो AE का वैल्यू 28.5 मीटर, अभी निकालें।
ए का वैल्यू 28.5 मीटर और बी का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर। तो 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर यानी कि 30 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि बोले तो मीनार की ऊंचाई 30 मीटर एग्जैक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सही से समझे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए और √3 का वैल्यू आप 1.73 भी ले सकते हैं। तो देखिए ये रहा बिंदु P, ठीक है, फिगर बनाया हुआ था आपके एनसीईआरटी बुक में, वही फिगर हम ले आए हैं। ये रहा बिंदु P। बिंदु P से जो भवन है, ऊंचे भवन, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 10 मीटर अब देखिए यहाँ पे है बिंदु P। इस बिंदु से यहाँ इसके कुछ दूरी पे आपका भवन है, जिस भवन का जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। यानी कि भवन हमने माना है कि A और B ये भवन की दूरी है। तो ये AB का जो वैल्यू है वो कितना है 10 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई 10 मीटर, इसका मतलब AB भी 10 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि AB कितना हो जाएगा 10 मीटर, जो कि क्या है, तो ये है भवन की ऊंचाई। ठीक, भवन की ऊंचाई। एक डाटा तो क्लियर है, कौन सा डाटा, ये वाला ब्लू लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, भवन की ऊंचाई, जो कि कितना है 10 मीटर। आगे चलते हैं। आगे है कि जो शिखर का उन्नयन कोण है, देखिए दो फिगर इसमें बनेगा। एक ब्लू लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फिगर को, तो ये ब्लू लाइन वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई 10 मीटर तो हमको पता है। और हमको दूसरा जो क्वेश्चन है, ये देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी, यानी कि यही दूरी तो निकालना है, इसको मान लेते हैं x। ठीक, यानी कि ये वाला दूरी हमको बताना है। तो इन दोनों की दूरी बताने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल तो ले ही सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला PBA वाला, ये छोटा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल में हमको दो चीज़ तो मालूम है, एक एंगल मालूम है जो कि 30 डिग्री बन रहा है, दूसरा भवन की ऊंचाई 10 मीटर, ये भी मालूम है। तो हम क्या AB और AP का रिलेशन लेके इस AP को निकाल लेंगे। तो AB एक्चुअल में क्या है, AB है। देखिए किसका किसका रिलेशन लेंगे, तो रिलेशन हम ले लेंगे AB और निकालना हमको है AP। तो AB एक्चुअल में क्या है, जो देखिए पहले, तो ये जो AB है वो एक्चुअल में एंगल के सामने है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि AB है परपेंडिकुलर बाई AP क्या है, तो एंगल के सटा साइड को हम बोलते हैं बेस, यानी कि ये वाला है बेस। तो P/B हो जाएगा। तो P/B कौन से रेशियो में आता है, तो P/B आता है tan थीटा का रेशियो में। यानी कि जो रिलेशन लेंगे हम वो tan थीटा का लेंगे, जिससे AP का वैल्यू आ जाएगा। थीटा का जगह कितना लेंगे, तो थीटा का जगह हम ले लेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है, तो AB है 10 मीटर। AP हमको निकालना है, जो कि क्या है, तो भवन से P तक की दूरी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10 मीटर बटा AP। यहाँ से AP क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AP इंटू 1 बराबर AP इज इक्वल टू 10 इंटू √3, यानी कि 10√3। और क्वेश्चन में कहा गया कि √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हैं, यानी कि 10 इंटू 1.732। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एक पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 17.32 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17.32। यानी कि A से लेकर P तक का जो दूरी है वो कितना आ गया 17.32 मीटर। पहला क्वेश्चन तो सोल्व हुआ। दूसरा कहा है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करिए। इसी ध्वज है ना, तो इस ध्वज को लंबाई निकालना है। तो दूसरा देखिए हम लाल से डिनोट करते हैं। अब दूसरा हमको ध्वज की लंबाई निकालना है, तो सीधा सीधी तो ये निकलेगा नहीं, तो निकलेगा कौन, निकलेगा ये पूरा। कौन निकलेगा, AD। AD अब कैसे निकलेगा, देखिए
पूरा एडी का रिलेशन लेंगे। किसका किसका लेंगे? एडी का। इस एडी का रिलेशन ले लेंगे किससे? इस एडी का रिलेशन ले लेंगे हम ए पी से। इस एडी का रिलेशन ए पी से ले लेंगे और ये एक आपका ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए पी और बी एक ट्रायंगल बना ना, तो ए पी भी अब ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ए पी बी में। ये वाला बात कौन सा ट्रायंगल में था? तो इन ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक, यानी कि ए बी पी में था। दूसरा जो हम ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज, कौन सा ट्रायंगल? डी पी ए, या वो लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख दीजिए, डी पी ए लिख देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल डी पी ए में, अब डी पी ए में कौन कौन सा रिलेशन लेंगे? तो पहला तो रिलेशन लेंगे ये पूरा ए डी। ए डी क्या है? तो ए डी ये 45 डिग्री के सामने है, तो हम लेंगे ए डी बटा नीचे ले लेंगे कौन? ए पी, क्योंकि कोई तो एक वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए डी बाई ए पी, ये ए डी एक्चुअल में क्या है? तो ए डी एक्चुअल में 45 डिग्री के सामने है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ से भी आ गया पी बाई बी, यानी कि tan थीटा का रिलेशन यहाँ भी लेंगे। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं ना डी पी ए ट्रायंगल में ए डी बाई ए पी। अब ए डी तो हमको पता नहीं है, लेकिन ए डी दो भाग में है। ए डी जो है वो दो भाग में है। कैसे कैसे? देखिए, ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ए डी बराबर है डी बी प्लस ए बी। कौन सा है? डी बी प्लस ए बी। यहाँ लिखेंगे डी बी प्लस ए बी। क्लियर है? अब डी बी तो हमको निकालना है, डी बी ही तो ध्वज की लंबाई है। डी बी क्या है? डी बी है ध्वज की लंबाई। ध्वज की लंबाई का मतलब एल, ठीक है। और ए बी क्या है? तो ए बी तो भवन है। ए बी भवन है, जो कि अभी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो हम ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? पहले तो थीटा का वैल्यू लगाते हैं। देखिए, थीटा का जगह हम रखेंगे tan 45 डिग्री। ए डी बराबर क्या लिखेंगे? ए डी बराबर लिखेंगे डी बी प्लस ए बी। ए पी को सेम रहने देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। डी बी कितना है? तो डी बी की ध्वज की लंबाई है, जो कि नहीं पता है, एल माने हैं, तो एल प्लस ए बी 10 मीटर दिया हुआ है, तो एल प्लस 10 बटा ए पी। ए पी कितना निकाले हैं? तो ए पी आया 17.32। 17.32। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू एल प्लस 10 और 1 इंटू 17.32। यहाँ से हो जाएगा एल प्लस 10 इज इक्वल टू 17.32। यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा? 17.32 में से 10 को घटा देंगे, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, तो एल बराबर 7.32 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ध्वज की लंबाई है, यानी कि झंडे की जो लंबाई है, वो कितना आ गया? 7.32। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कि ध्वज, कलर चेंज कर देते हैं, ध्वज की लंबाई बराबर कितना? 7.32। और P से भवन तक की दूरी, P से भवन तक की दूरी 17.32 मीटर। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझे होंगे। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। उदाहरण 5 में कहा गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताना है कि डीवी छाया की ऊंचाई लंबाई क्या है। डीवी का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिगर हम बनाया हुआ लेके आए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमको ए बी जो दिख रहा है ये क्या है? तो ये ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक, मान लेते हैं कि ए बी क्या है? मीनार है और जो कि ऊंचाई है। तो माना ए बी मीनार है। क्या है ए बी? ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक, क्या है? h है। तो ये मीनार h हो गया।
और ये जो बी सी है इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? बी सी बराबर एक्स। दो चीज़ तो पता है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हमको निकालना है क्या? सबसे पहले हमको जानना है कि निकालना है यहाँ बी से लेकर डी तक का लेंथ। बी से लेकर डी तक का लेंथ, जिसे हम डी बी भी कह रहे हैं। तो डी बी क्या है? तो डी बी छाया। एक्चुअल में जो फिगर आपका है, ये फिगर बन रहा है ए बी से एक ट्रायंगल, ये कुछ छाया बन रहा है बी सी। कुछ समय बाद ये जो छाया है वो पूरा इतना बड़ा हो जाता है, और छाया बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात इसका एंगल भी चेंज होगा। तो पहले 60 डिग्री का बन रहा था, तो बाद में हो गया 30 डिग्री का। तो बताना है कि इस छाया की टोटल लंबाई कितना है। सिर्फ क्वेश्चन में हिंट ये दिया गया है कि जो छाया की लंबाई बढ़ा है बाद में, वो 40 मीटर बढ़ा है। तो पहले कुछ ना कुछ था, तो कुछ था x और वो बढ़ गया 40। तो टोटल छाया की लंबाई क्या हो गया? तो टोटल हो गया x प्लस 40। यानी कि सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना है, तभी हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो फिगर दिख रहा होगा। कौन कौन सा? पहला फिगर ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि है ए सी बी, या कह सकते हैं ए बी सी। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इसी ट्रायंगल को लेकर हम सॉल्व करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल, या हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में जब बात करेंगे तो ये थीटा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि पी, और ये बेस यानी कि पी बाई बी। पी बाई बी कौन कौन है? तो पी हमारा है ए बी और बी हमारा है बी सी। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता क्या है? तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, जो कि आपके फिगर में है बी ए बी बाई बी सी। अब थीटा का जगह हमको रख देना कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ए बी की जगह h और बी सी की जगह x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। क्लियर है? h बाई एक्स। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? तो h बराबर √3x। ये वैल्यू आपको याद रखना है। मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है। ठीक, पहला फिगर से तो ये आया। दूसरा फिगर आपको गौर से देखना है। कौन सा? तो दूसरा फिगर आपको देखना है ए डी और बी, ये वाला फिगर। ठीक, पहला फिगर को भूल जाइए। तो अब देखना है ए डी बी को। अब ट्रायंगल ए डी बी में, अब ट्रायंगल ए डी बी में आप देख सकते हैं कि ये थीटा है 30 डिग्री। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी, और नीचे बेस है। इसी का रिलेशन लेंगे परपेंडिकुलर और बेस का, तब आएगा आंसर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेंगे, इसका मतलब tan थीटा इसमें भी यूज होगा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर है कौन? तो इसमें परपेंडिकुलर है ए बी। ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस। बेस कौन है? तो बेस है हमारा पूरा डी बी, डी बी। अब tan थीटा, थीटा का जगह हमको लेना कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की जगह h लेना है, तो h बटा डी बी। अब डी बी की जगह क्या लेंगे? तो डी बी की जगह लेंगे क्या? डी बी तो दो भाग में बटा हुआ है, पहला ये सी डी और दूसरा बी सी। तो सी डी प्लस बी सी, डी बी है सी डी प्लस बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या आया है? तो h का वैल्यू आया √3x, ये भी लिख देंगे, बटा सी डी कितना है? तो सी डी है 40 प्लस बी सी को माने हैं x, 40 प्लस x। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोले तो तिर्यक गुना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा √3x इंटू √3। तो √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3x। अब इस x को उठाकर इधर ले आएंगे, तो 40 बराबर हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस एक्स, यानी कि 40 बराबर 2x भी लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2, यानी कि x बराबर आ गया 20 मीटर। x का वैल्यू तो आ गया 20 मीटर। तो x हमारा क्या है? तो x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और हम यही तो चाहिए db, यानी कि छाया की लंबाई। तो हम लिख देंगे छाया की लंबाई
कौन है, डीबी है। और डीबी बराबर क्या है, तो डीबी बराबर हमारा है CD प्लस BC, CD प्लस BC। CD जो कि है 40 मीटर और BC x यानी कि 20 मीटर, तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 मीटर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना मीटर, 60 मीटर, क्योंकि यह है 20। तो डीबी छाया का लंबाई आ गया 60 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हुआ। इस क्वेश्चन में अगर मीनार की ऊंचाई पूछता तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से मीनार की ऊंचाई लिख सकते हैं h बराबर √3 इंटू एक्स यानी कि 20√3 मीटर। यह आपका मीनार का ऊंचाई आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो उदाहरण नंबर 6 है, इसमें कहा गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिला भवन हो गया आपका, मान लेते हैं कि ये पीसी पूरा बहुमंजिला भवन है और साइड वाला जो भवन है शिखर का ये है बी है। ठीक, तो एक बड़ा मंजिल है ये पीसी जिसका नाम है बहुमंजिला भवन, और ये है छोटा भवन ए बी, ये है भवन। इसके जो ए बी भवन है इसके ऊपर से देखते हैं, ये जो बहुमंजिला भवन है इसके ऊपर से देखते हैं तो ये नीचे जो बन रहा अवनमन कोण, ऊपर से देखते हैं तभी अवनमन कोण बनता है। ये सबसे पहले ही आपको सिखाया है। तो ये पी से जब देखते हैं इस बिल्डिंग को तो यहाँ से दो अवनमन कोण बनते हैं। एक भवन के शीर्ष से देखते हैं शीर्ष को तो ये बनता है 30 डिग्री अवनमन कोण, और भवन के तल को देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री का अवनमन कोण। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये 30 डिग्री होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण से। तो यहाँ हम लिख देते हैं 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक उसी तरीके से ये जो एंगल आप दिख रहे हैं, ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, ये किसके लाइन हो जाएगा, इसके। ये दो पैरेलल लाइन, इस दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाली लाइन, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर एंगल हो जाएगा। एकांतर कोण ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। हमको निकालना है क्या क्या है, तो हमको निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, तो ये है पीसी। सबसे पहले एक पीसी चाहिए और दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी का मतलब AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो दूसरा चाहिए हमको AC, दो बहुमंजिला भवनों के बीच का दूरी यह है AC। तो दो वैल्यू हम चाहिए, फिगर हम बना के लाए हैं, आपके NCERT बुक से कॉपी कर लिए हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि जो आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल PBD 30 डिग्री वाला और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है आपका PAC। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PAC में। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAC में, ट्रायंगल PAC में। अब ये कौन सा ट्रायंगल, ये समकोण ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सारा ट्रायंगल कौन सा है, समकोण। ये समकोण ट्रायंगल है। PAC में आप देख सकते हैं कि ये जो है PC और ये AC, इन दोनों का रिलेशन लेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन लेंगे तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, tan थीटा का। तो हम कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री का रिलेशन लेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि PC, यहाँ लिखेंगे PC बट ये सटा हुआ साइड बेस यानी कि AC। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर PC बाई AC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर PC बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से PC AC के बराबर हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि AC PC के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो PC है वो दो भाग में ब्रेक है। पहला तो है PD और दूसरा है DC। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर PD प्लस
DC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आप ये भी देख लीजिए कि ये जो BD है और ये AC है, ये दोनों का लेंथ तो बराबर है, यानी कि AC को हम BD भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD बराबर PD प्लस DC। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई नहीं दिक्कत है दोस्त। अब जो ये DC है, कौन सा है, DC, कौन DC दिख रहा है क्या, DC है। तो यहाँ तक का तो लेंथ नहीं पता है, लेकिन ये लेंथ पता है AB का। तो AB जो है वो आपके DC के बराबर है। AB है कितना, यही ना भवन है जिसका दिया हुआ है लेंथ 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचा भवन। तो AB DC के बराबर है, जो कि 8 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि BD जो है वो बराबर हो जाएगा PD प्लस DC। DC कितना है, 8, तो PD प्लस 8 लिख सकते हैं। ये तो पहले ट्रायंगल की बात हुआ। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है मित्र, वो कौन सा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है PBD में। तो हम इस ट्रायंगल की चर्चा कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PBD में, PBD में जब हम tan 30 डिग्री का एंगल लेंगे, tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, PD बटा BD, क्योंकि PD परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 डिग्री के सामने वाला, और ये BD हो जाएगा बेस। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर PD बाई BD। लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री बराबर PD बाई BD। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू PD बाई BD। PD बाई BD, तो PD क्या हो जाएगा, PD बटा BD। अब BD की जगह हम लिख सकते हैं PD प्लस 8। अभी ना वैल्यू निकाले हैं, BD बराबर PD प्लस 8, तो ये वैल्यू लिख दिए। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा PD√3। क्या हो जाएगा, PD√3 इज इक्वल टू PD प्लस 8। अब इस PD को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, PD√3 माइनस PD, PD√3 माइनस PD बराबर 8। अब यहाँ से जब PD कॉमन ले लेंगे, इसके साथ है √3 और इसके साथ है कुछ नहीं तो 1, ये बराबर हो जाएगा 8 के। तो हम कह सकते हैं कि PD जो है वो 8/√3 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, PD बराबर 8/√3 माइनस 1। ये किसका लेंथ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का PD। लेकिन PD से तो कुछ काम बनेगा नहीं, हमको चाहिए पूरा P से लेकर C तक, तभी तो ये होगा। ये मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। अब इस भवन की ऊंचाई में ये लेंथ अगर 8 मीटर है, कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ 8 मीटर है, तो ये भी तो 8 मीटर होगा। यानी कि CD का भी लेंथ कितना होगा, 8 मीटर, जो कि नीचे लिख भी दिए हैं हम, ये भी 8 मीटर है। यानी कि इस PD का लेंथ निकल गया और इसका दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा लेंथ आ गया। लेकिन ये जो PD निकला है वो आया है आपका नीचे डिनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या। तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। यानी कि ऊपर नीचे जब परिमेयकरण करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज करके। तो √3 + 1 ऊपर से मल्टीप्लाई और 3 + 1 ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से। ये हो जाएगा 8 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो क्या होगा, A - B इंटू A + B के फॉर्मेट में है। ये हो जाएगा A² - B²। A की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 8√3 + 1 बटा 3 में से 1 गया था 2। अब ये 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 4 इंटू √3 + 1 मीटर में, ये आया। लेकिन जो भवन की पूरा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है, क्या है, बहुमंजिला
भवन की ऊंचाई क्या है भाई? तो ये हमारा है P से लेकर C तक, P से लेकर C तक यानी कि PC, जिसे दो भाग में ब्रेक किया हुआ है, एक PD है और दूसरा DC है। तो PD तो अभी निकाले हैं कि आया 4 इंटू √3+1 और DC कितना है? तो DC है 8 मीटर, तो +8 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4√3 +4 +8 यानी कि 4√3 +12। अब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो अंदर जाएगा √3 +4 मीटर। ये आपका आंसर है किसका? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, जो कि कौन है? PC। अब देखिए यहाँ से हमने निकाला है कि AC बराबर PC है, AC बराबर PC है। तो ये PC जो है ये तो PC बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है और AC क्या है? इस दोनों भवन के बीच की दूरी, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये है PC और यही है AC, ठीक, ये है PC और यही है AC। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो PC है वो AC के बराबर है, इसीलिए दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा? 4√3+4, ठीक। और यही आंसर किसका है? तो दोनों भवनों के बीच का दूरी, दो भवनों के बीच का दूरी कह लें या इस भवन की ऊंचाई, दोनों आंसर क्या है? सेम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, जिसका आंसर है 4 इंटू √3+4 मीटर आंसर। चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए नदी की चौड़ाई आपका A से लेकर B तक, ये नदी की चौड़ाई है। AB है कि नहीं है? है जी। तो AB क्या है? नदी की चौड़ाई। यही हमारा क्या है? नदी की चौड़ाई, यानी कि सीधा सीधी हमको AB की लंबाई निकालना है। लेकिन ये जो ऊपर है नदी के पुल के एक बिंदु, नदी के एक पुल के बिंदु, तो एक बिंदु ये P है। P से जब हम एक छोर देखते हैं तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, तो 30 डिग्री अवनमन कोण है। अब ये देखिए कि ये एक पैरेलल लाइन दो है, दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इधर भी देखिए कि पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऊपर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये देखिए ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री और ये वाला 45 तो ये भी वाला 45 डिग्री। अब आप फिगर 2 फिगर दिख रहा होगा, एक फिगर है PAD, दूसरा है PDB, ठीक है, दो फिगर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा? देखिए पहला फिगर इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज PDA में, त्रिभुज PDA में अगर हम tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखना चाहें, किसका वैल्यू लिखना चाहें? 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि PD और ये बेस यानी कि AD। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर PD/AD, PD/AD। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर PD का लेंथ है 3 मीटर, तो 3/AD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD बराबर हो जाएगा क्या? 3√3 मीटर। इस तरीके से दूसरा जो फिगर है वो ट्रायंगल PDB में देखिए, PDB में। अब PDB कौन है? ये है PDB, देखिएगा रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा PDB में अगर हम tan 45 लेते हैं तो tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर PD क्या ले लें? tan 45 डिग्री बराबर तो हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि PD और नीचे बेस हो जाएगा DB, PD/DB। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, PD का वैल्यू 3 है, तो 3/DB। तो DB बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
dB बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया 3 मीटर, AD आ गया इतना। अब हमको चाहिए नदी की चौड़ाई जो कि है AB। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। AD आया 3√3 और DB है 3, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो √3 + 1 मीटर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 7 एग्जाम्पल थे। सातों एग्जाम्पल्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी सीखे हैं इसमें कि कौन कौन सा कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होगा। और पूरे डिटेल से अगर कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 8 का जो कंसेप्ट वीडियो है वो आप देख लीजिए, वन शॉट वाला, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में हम जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन, और इसके बाद एक थर्ड पार्ट आएगा जिसमें होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धमाका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद,